बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बस्तियाँ क्या होती हैं उस पर बात करेंगे। आज के सबक का उन्वान है बस्तियाँ, सेटलमेंट्स। यानी बस्ती की जमा बस्तियाँ हैं। बस्तियाँ किसे कहते हैं, सेटलमेंट्स क्या होती हैं, आज इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे और ये सबक बहुत दिलचस्प है। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये चैनल है तालीम मंजिल, जिसका मकसद तालीम को फैलाना है, तालीम को आम करना है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। ये कोई बिज़नेस का चैनल नहीं है, ये कोई कारोबारी चैनल नहीं है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन के असबाक हैं और ये सिर्फ़ स्टूडेंट्स और टीचर्स की आसानी के लिए बनाया गया है। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से असबाक हैं। तकरीबन इस वक्त तक 200 से ज़्यादा लेसन इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ़ क्लासों से मुतल्लिक़ हैं। इसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, जोग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, इस्लामियात है, तर्जुमतुल कुरान है और सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और दीगर बहुत से मौज़ूआत पर बात की गई है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है और पाकिस्तान में तलबा और असातिज़ा को आसानी से जदीद उलूम तक रसाई का एक ज़रिया है। आज के हमारे हासिलात ताल्लुम यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं, उन पे हम बात करेंगे। उनको देखते हैं कि आज हम क्या, आज के इस लेसन से हम क्या हासिल करेंगे, हम क्या सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हमने ये सीखना है कि बस्ती क्या होती है, बस्ती किसे कहते हैं, यानी सेटलमेंट क्या होती है। और आज का हमारा दूसरा जो मकसद है वो ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि बस्ती के लिए, रिहाइश के लिए, सेटलमेंट के लिए जब जगह का इंतखाब किया जाता है तो किन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है। यानी जब बस्ती किसी जगह पे माजी में बनी, ये बस्तियाँ जिन जगहों पर बनी, उनमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा गया, लोगों ने ये बस्तियाँ इन जगहों पर क्यों बनाई। और फिर हम इस सवाल का जवाब देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि महल्ले वकूअ क्या होता है और महल्ले वकूअ और सरगर्मियों के लिहाज से जो बस्तियां हैं उनकी अक़साम कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दही बस्तियां क्या होती हैं और दही बस्तियों की खुसूसियात क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि शहरी बस्तियां क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं। हमने ये भी देखना है कि बस्ती का महल्ले वकूअ कैसे हम मालूम कर सकते हैं, कोई बस्ती कहाँ वाक़ है, उसका महल्ले वकूअ कैसे हम मालूम कर सकते हैं, महल्ले वकूअ से क्या मुराद है। फिर आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आबादी के लिहाज से बस्तियों की अक़साम कौन कौन सी हैं। और फिर हम देखेंगे कि देही बस्तियाँ क्या होती हैं और इनके अंदर क्या खुसूसियात होती हैं और ये कैसी होती हैं। और आज हमने ये भी देखना है कि स्टूडेंट्स, देही बस्तियों की अक़साम जो है उसके हम नाम बता सकें, हमें पता हो कि देही बस्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनकी अक़साम कौन कौन सी हैं, उनकी दर्जा बंदी कैसे की जाती है। और फिर दर्जा बंदी के लिहाज से बस्तियाँ कौन कौन सी किस्म की होती हैं। आज हमने ये भी समझना है कि दर्जा बंदी के लिहाज से बस्तियों में फ़र्क आप मालूम कर सकें। तो आज हम बहुत से अहम मौज़ूआत पर, बहुत से अहम सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस सबक में हमारे हासिलात ताल्लुम यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, बस्ती क्या होती है, बस्ती का महल्ले वकूअ कैसे मालूम किया जाता है, बस्ती के लिए जगह का इंतखाब करते वक्त किन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है, आबादी के लिहाज से बस्तियों की अक़साम कौन सी हैं, महल्ले वकूअ और सरगर्मियों के लिहाज से बस्तियों की अक़साम कौन सी होती हैं, देही बस्तियाँ क्या होती हैं, शहरी बस्तियाँ कैसी होती हैं, देही बस्तियों की खुसूसियात क्या होती हैं और देही बस्तियों की अक़साम के नाम हमें मालूम होना चाहिए। और शहरी बस्तियाँ कैसी होती हैं, वो कैसे बनती हैं और उनके क्या मसाइल होते हैं और उनकी क्या खुसूसियात होती हैं। फिर हम देखेंगे कि दर्जा बंदी के लिहाज से जो बस्तियाँ हैं
وہ کون سی ہوتی ہیں، اور ہم فرق کر سکیں درجہ بندی کے لحاظ سے، ہرارکی کے لحاظ سے مختلف جو بستیاں ہیں، سیٹلمنٹس ہیں، ہم ان کے فرق کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے بات کی ہے، بستی یا سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ جہاں بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اسے بستی کہتے ہیں۔ جہاں بہت سے گھر ہوتے ہیں، لوگ ان کے اندر رہتے ہیں، وہ آبادی جس میں کچھ گھر ہوتے ہیں اور ان کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اسے ہم بستی کہتے ہیں یا سیٹلمنٹ کہتے ہیں۔ بستی کا محل وقوع یعنی اس کی لوکیشن اور اس کی سائٹ کیسے معلوم کی جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بستی جس جگہ پر پائی جاتی ہے اس جگہ کو اس کا مقام اور اس کے آس پاس کے اہم مقامات یا جگہوں کے حوالے سے اس مقام کی نشاندہی اس بستی کا محل وقوع کہلاتا ہے۔ جب کسی بستی کو ہم نے تلاش کرنا ہو کہ یہ بستی کہاں واقع ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، تو ہم اس کا وہ مقام دیکھتے ہیں کہ جگہ کون سی ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے آس پاس جو اہم مقامات ہوتے ہیں، کوئی دریا ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی اس طرح کا بڑا اور واضح نشان جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عرض بلد اور طول بلد کے لحاظ سے یہ بستی جو ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے، یعنی بستی کا محل وقوع کا تعین جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے طول بلد اور عرض بلد، جسے ہم نے لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ، اور اس کے آس پاس پائے جانے والے اہم مقامات کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بستی فلاں جگہ پہ ہے۔ تو بستی کا محل وقوع کا تعین کرنا یعنی اس کو تلاش کرنا طول بلد اور عرض بلد کے لحاظ سے بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کے آس پاس پائے جانے والے جو بہت اہم مقامات ہوتے ہیں، مشہور مقامات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم اس بستی کا، اس سیٹلمنٹ کا محلے کو معلوم کرتے ہیں۔ آئیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم لاہور کا محل وقوع ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لاہور کہاں ہے۔ تو لاہور کا محل وقوع اگر عرض بلد اور طول بلد کے حوالے سے دیکھیں تو لاہور 31 درجے عرض بلد اور 75 درجے طول بلد مشرقی ہے۔ ان لاہور کا محل وقوع 31 درجے عرض بلد شمالی، شمالی سے مراد خط استوا سے، ایکویٹر سے شمال کی طرف، اور 75 درجے طول بلد مشرقی ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو میریڈین لائن ہوتی ہے اس کے مشرق میں جو علاقے ہوتے ہیں ان کو مشرقی طول بلد کے علاقے کہتے ہیں، اور اس کے مغرب میں جو علاقے ہوتے ہیں انہیں مغربی طول بلد کہتے ہیں۔ تو لاہور جو پاکستان کا مشہور شہر ہے، پنجاب کا دارالحکومت ہے، اس کا محل وقوع 31 درجے عرض بلد شمالی اور 75 درجے طول بلد مشرقی ہے۔ اہم مقام اگر دیکھیں تو لاہور دریا راوی کے مشرقی کنارے پہ یہ واقع ہے۔ دریا راوی مشہور جگہ ہے، اس کے بالکل مشرق میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں ایک ریڈ سرکل جو ہے بلنک کر رہا ہے، یہ ہے لاہور کی لوکیشن، لاہور کا محل وقوع۔ لاہور ایک بستی ہے، لاہور ایک شہر ہے، اس کی لوکیشن ہم نے اس طرح معلوم کی ہے عرض بلد اور طول بلد کے حوالے سے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، اس کا اگر ہم محل وقوع دیکھیں تو یہ 33.73 درجے عرض بلد شمالی اور 73.08 درجے طول بلد مشرقی میں یہ اسلام آباد واقع ہے۔ اور اسلام آباد کے قریب جو اہم مقام ہے وہ ہے مرگلہ کے پہاڑ۔ تو مرگلہ کے پہاڑوں کے دامن میں یہ اسلام آباد واقع ہے، جسے ہم نے اس سے پہلے، یہ مرگلہ کے پہاڑ جو ہیں یہ شوالک پہاڑی سلسلوں کا ایک حصہ ہیں۔ تو شوالک کے پہاڑوں کے دامن میں یعنی مرگلہ کے پہاڑوں کے دامن میں یہ شہر آباد ہے، اور 33.73 درجے عرض بلد شمالی اور 73.08 درجے طول بلد مشرقی میں یہ شہر واقع ہے۔ تو اس طرح ہم طول بلد اور عرض بلد کے حوالے سے اور کسی خاص اور اہم مقام کے حوالے سے کسی بستی کی لوکیشن، سائٹ یا اس کا محل وقوع معلوم کرتے ہیں۔ آج کل بہت آسان ہے، گوگل ارتھ پہ یا گوگل میپ پہ ہم کسی بھی جگہ کا محل وقوع معلوم کر سکتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا مقصد تھا
آج کا سیکھنا جو تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بستی کے لیے جگہ کا تعین یا جگہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے. یعنی ماضی میں جو پرانی ہماری بستیاں ہیں، بڑے شہر ہیں، وہ جب شروع میں بنی، کوئی شہر بنتا ہے، کوئی گاؤں بنتا ہے، کوئی آبادی ہوتی ہے، کوئی بستی کسی جگہ پر آباد ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ انسان جب کسی جگہ گھر یا بستی بناتا ہے تو وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو آرام دہ ہو، جہاں اسے آرام ملے، جہاں اسے سکون ملے. دوسرے، وہ محفوظ ہو، یعنی وہاں اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے گھر کو، اس کے سامان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اور تیسری اہم بات وہ ہے خوراک، کہ وہاں اسے مناسب خوراک میسر آ سکے. اور پھر پانی جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، کہ اس علاقے کے قریب پانی موجود ہو. پھر وہاں کا موسم جو ہے وہ بھی مناسب ہو، نہ بہت زیادہ سردی ہو، نہ بہت ہی زیادہ گرمی ہو. یعنی ایسے علاقے جہاں موسم بہت سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، یا شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں پر بستی آباد نہیں کی جاتی. تو آئے ذرا مزید تفصیل سے، ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ بستیوں کے لیے جگہ اور محل وقوع کا انتخاب کرتے ہوئے ہم کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں، یا انسانوں نے کن باتوں کا خیال رکھا. تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے محفوظ جگہوں پر. یعنی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو محفوظ ہو، جہاں وہ اپنی خاندان اور اپنے مال مویشی اور اپنا سامان اور اپنا جو روپیہ پیسہ ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے، وہ محفوظ ہو. کسی ایسی جگہ پہ گھر نہیں بنایا جاتا، بستی نہیں بنائی جاتی جو غیر محفوظ ہو، جہاں کسی قسم کا خطرہ ہو. تو سب سے پہلے وہ جگہ محفوظ ہونی چاہیے. دوسری، وہ جگہ جو ہے دریا کے کنارے عام طور پہ بستیاں بسائی گئی ہیں، چونکہ وہاں پانی قریب ہوتا ہے. اس کے علاوہ دریا میں سے مچھلیاں اور سے خوراک حاصل کی جاتی ہے. دریاؤں کے ذریعے سفر بھی کیا جاتا ہے، اور دریاؤں سے پانی حاصل کر کے کھیتی باڑی بھی کی جاتی ہے، آبپاشی بھی کی جاتی ہے. تو دریاؤں کے کنارے انسانوں نے آبادی اپنی بستیاں جو ہیں بسائی. تیسری، دوآبہ. دوآبہ کہتے ہیں ڈیلٹا. ڈیلٹا ہوتا ہے کہ جب دو دریا جو ہیں وہ آپس میں آ کر ملتے ہیں، اور درمیان میں جو تکون بنتی ہے، یا دریا کا حصہ جو ہے بعض اوقات تقسیم ہو جاتا ہے اور دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، تو وہ دو دریاؤں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی رہائش کے لیے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آبپاشی کے ذرائع موجود ہوتے ہیں، پانی ہوتی ہے، خوراک وہاں اچھی حاصل ہوتی ہے، حفاظت کے لحاظ سے بھی وہ جگہ اچھی ہوتی ہے. چوتھی جو خصوصیت ہے، یا جو جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے ساحل سمندر کا انتخاب کیا جاتا ہے، کہ سمندر کے کنارے وہاں لوگوں نے اپنی بستیاں بسائیں، اپنے گھر بنائے، کیونکہ ساحل سمندر وہاں سے پانی بھی حاصل ہو جاتا ہے کھیتی باڑی کے لیے بھی. اس کے علاوہ وہاں خوراک، مچھلی اور دیگر جو خوراک ہے وہ سمندر سے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے سمندروں کے کنارے سفر کرنا سمندری جہازوں کے ذریعے سامان لے کے جانا آنا آسان تھا. اس لیے ساحل سمندر جو ہے وہ بھی بستی بنانے کے لیے محفوظ. جیسے ہمارا کراچی کا شہر جو ہے وہ ساحل سمندر پر ہے. جزیرے جو ہیں وہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں بستیاں بسائی گئیں، کیونکہ جزیرے سمندروں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر خوراک بھی اور دیگر چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں. شاہراہوں کے قریب وہ بڑے راستے جو ہوتے ہیں، جہاں سے سفر آسان ہو، جہاں سے ذرائع آمد و رفت آسانی سے مل سکیں، اور کہیں پہ بھی جانا ہو تو آسانی سے جایا جا سکے، سامان آسانی سے لا بھی سکیں اور بھیج بھی سکیں. تو شاہراہوں کے قریب جو ہے وہ بھی بستیاں بسائی گئی ہیں. ذرائع آمد و رفت کی سہولیات کے قریب جہاں پہ ذرائع آمد و رفت ہوں، دریا میں بھی ذرائع کشتیوں کے ذریعے سمندر ہے، اور ایسی جگہیں جو سڑکوں کے قریب ہوں، شاہراہوں کے قریب ہوں، بڑے راستوں کے قریب ہوں، وہاں پر آمد و رفت کی آسانی ہوتی ہے. کہیں جانا ہو، آنا ہو، تو یہ ذرائع آمد و رفت کی سہولیات کو بھی مد نظر رکھ کر بستی بسائی جاتی ہے. پھر روزمرہ زندگی کی سہولیات کی جگہ ہو، جہاں روزمرہ زندگی کی سہولیات مل سکیں، کھانا پینا، پانی، خوراک اور بجلی اور گیس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو سہولیات ہیں، لکڑی ہے، اور یہ چیزیں جہاں پر ہوں گی وہاں اب بستی زیادہ بہتر ہوگی. اور بستی ایسی جگہوں پر بسائی گئی جہاں روزمرہ زندگی کی سہولیات آسانی سے میسر آ سکیں. تو یہ چند چیزیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ چند اہم چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کے انسان نے ماضی میں بھی اپنی بستیاں بسائیں، اور ابھی بھی جہاں کہیں کوئی کالونیاں بنتی ہیں یا کوئی بستیاں آباد کی جاتی ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے.
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आबादी के लिहाज से बस्ती जो है उसकी अक़साम कौन कौन सी होती हैं। आबादी यानी लोगों के रहने के लिहाज से जो वो जगह जहाँ बहुत से लोग अपने अपने घरों में रहते हैं उसे हम पहले भी कह चुके हैं कि वो बस्ती होती है। जहाँ बहुत से लोग रहते हैं उन घरों में आबाद रहते हैं। और आबादी के लिहाज से बस्तियाँ दो किस्म की होती हैं। छोटी बस्तियाँ होती हैं जिनकी आबादी कम होती है, और उसके बाद बड़ी बस्तियाँ हैं जिनकी आबादी ज़्यादा होती है। जैसे शहर हैं तो ये बड़ी बस्तियाँ होती हैं, गांव हैं तो ये छोटी बस्तियाँ हैं। आबादी के लिहाज से हम बस्तियों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, छोटी बस्तियाँ और बड़ी बस्तियाँ। छोटी जिनमें आबादी कम होती है और बड़ी जिनमें आबादी ज़्यादा होती है। महल्ले वक़ू और सरगर्मियों की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम अगर हम बात करें तो महल्ले वक़ू यानी जहाँ वो होती हैं या उनके अंदर जो सरगर्मियाँ होती हैं, क्या उनके जो लोग जिस तरह की पेशे इख्तियार करते हैं, इस बुनियाद पर बस्तियाँ जो हैं उनकी अक़साम की हम बात करते हैं। तो महल्ले वक़ू के लिहाज से और सरगर्मियों के लिहाज से बस्तियों की दो अक़साम हैं। एक वो बस्तियां हैं जिन्हें देही बस्तियां कहते हैं, रूरल सेटलमेंट्स, इन पे हम आगे तफसील से बात करेंगे। और दूसरी हैं शहरी बस्तियां या अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स, देही बस्तियां और शहरी बस्तियां महल्ले वकूँ के लिहाज से। पहले हम बात करते हैं देही बस्तियों की, रूरल सेटलमेंट्स की। शहरों से दूर देहात में मौजूद बस्तियां देही बस्तियां कहलाती हैं, इनकी आबादी कम होती है। शहरों से दूर गाँव में देहातों में जो बस्तियां होती हैं उन्हें देही बस्तियां रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं, इनकी आबादी शहरों की निस्बत कम होती है। इनकी खसूसियात ये हैं कि देही बस्तियां छोटी होती हैं, देही बस्तियों की आबादी कम होती है। देही बस्तियों के रहने वालों का पेशा ज़्यादातर ज़राअत होता है, यानी वो खेती बाड़ी करते हैं, माल मवेशी पालते हैं ज़्यादातर। और देही बस्तियों में तालीमी, तिब्बी और दीगर सहूलियात की कमी होती है। जो देही बस्तियां होती हैं उनमें आम तौर पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और मेडिकल या हॉस्पिटल्स वगैरह और दीगर जो सहूलियात होती हैं जैसे टेलीफोन है, बिजली है, गैस है, आम तौर पर वो सहूलतें कम होती हैं। और देही बस्तियों का माहौल कुदरती होता है, वहाँ खेती बाड़ी है, खेत हैं, माल मवेशी हैं, उसके बाद दरख्त हैं, पौधे हैं। तो ज़्यादातर जो दही बस्तियाँ होती हैं उनका माहौल नेचुरल होता है, कुदरती होता है। सेहत के लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए तो दही बस्तियाँ जो उनका माहौल है वो अच्छा होता है, बेहतर होता है, सेहत के लिए सही होता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दही बस्तियों की बनावट के लिहाज से अक़साम की। तो दही बस्तियां जो हैं बनावट के लिहाज से फार्म ऑफ रूरल सेटलमेंट्स की हम बात करते हैं, तो बनावट के लिहाज से दही बस्तियों की चार अक़साम होती हैं। कितनी होती हैं? चार। फोर फार्म्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। नंबर वन है बिखरी हुई बस्तियाँ, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। नंबर दो है जुड़ी हुई बस्तियाँ, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। नंबर तीन है लंबूतरी बस्तियाँ, लीनियर सेटलमेंट्स। और नंबर चार हैं मनसूबा बंदी के तहत बनाई गई बस्तियाँ, प्लैंड सेटलमेंट्स। तो जो देहाती बस्तियाँ हैं, देही बस्तियाँ हैं, रूरल सेटलमेंट्स हैं, उनकी चार शक्लें होती हैं: बिखरी हुई बस्तियाँ, जुड़ी हुई बस्तियाँ, लंबूतरी बस्तियाँ और मनसूबा बंदी के तहत बनाई गई बस्तियाँ। इनके पे हम मुख्तसरन बात करते हैं। बिखरी हुई बस्तियाँ, ये सामने आपके मुख्तलिफ घर हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। और बिखरे हुए घर हैं, डिस्पर्स्ड कहते हैं, बिखरे हुए को दूर दूर होते हैं, इनमें घर दूर दूर होते हैं। ऐसी बस्तियाँ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती हैं। अगर मरी या इधर हदारा, एबटाबाद की तरफ जाएं तो बाहर जो पहाड़ों में घर जो है वो दूर दूर होते हैं। ये जो बस्तियाँ हैं जिनमें घर बिखरे हुए होते हैं, फैले होते हैं, दूर दूर घर होते हैं, इनको हम कहते हैं बिखरी हुई बस्तियाँ। दूसरी बस्तियाँ हैं जुड़ी हुई बस्तियाँ, इसमें घर बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसी बस्तियां जिनमें घर एक दूसरे के साथ साथ वाक़ होते हैं उन्हें जुड़ी हुई बस्तियां कहते हैं। महल्ले होते हैं, वहाँ पे घर जो है वो करीब करीब होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, गलियाँ होती हैं। तो ऐसी बस्तियां न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स या जुड़ी हुई बस्तियां कहलाती हैं।
तीसरी किस्म की बस्ती है लंबूतरी बस्तियाँ। लंबूतरी से मुराद है लंबी होती हैं, ये एक लाइन में एक लंबाई के रुख होती हैं। ये जैसे सामने आपको नज़र आ रही है, जो सड़क है इसके किनारे जो घर हैं वो एक लाइन में, एक कतार में और लंबाई की शक्ल में मौजूद हैं। ये बस्तियां दरिया या सड़क के साथ साथ लंबूतरी शक्ल में होती हैं। दरिया के किनारों पे लंबे घर जो हैं वो साथ साथ एक लाइन में बने हुए होते हैं, लंबाई के रुख बने होते हैं। तो ये हैं लंबूतरी बस्तियां। ये देखें कि बस्ती जो है इसमें सड़क है और इसके घर इसके आसपास हैं, लंबाई के रुख ये घर हैं, सड़क के साथ साथ लंबाई के रुख पे ये घर बने हुए हैं। तो ऐसी बस्तियां लंबूतरी बस्तियां कहलाती हैं। चौथी किस्म है मनसूबाबंदी के तहत बनाई गई बस्तियां, प्लान सेटलमेंट। ये बस्तियां एक ख़ास मनसूबे और नक्शे के तहत बनाई जाती हैं। पहले प्लान किया जाता है, नक्शे बनाए जाते हैं, इनकी गलियां और सड़कों का तयन किया जाता है, प्लाटिंग की जाती है। इनमें गलियों, सड़कों, तालीमी इदारों, सेहत के इदारों और तफरी गाहों को एक मनसूबे के तहत बनाया जाता है। आजकल जो जदीद कॉलोनियाँ बन रही हैं, जैसे आप देखते हैं बैरिया टाउन है या गुलबर्ग टाउन है, इस तरह के जो जो बस्तियां हैं वो एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत बनाई जाती हैं। इसमें गलियां और सड़कों का तयन पहले होता है, हर जगह तय होती है और बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनी होती। और ये बस्तियां ज़्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि हर चीज़ जो है सलीके से, तरतीब से मौजूद होती है। बाज़ार एक साइड पे होंगे, इस तरह सड़कें जो हैं, गलियां, नंबर लगे होंगे और पूरा एक मंसूबे के तहत एक अच्छे तरीके से ये कॉलोनियाँ, ये बस्तियाँ बनाई गई होती हैं। ये आप देख लें तो ये एक तरीके से, तरतीब से एक बस्ती जो है उसको आबाद किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम शहरी बस्तियों की बात करते हैं। जब देहाती बस्तियां बड़ी हो जाती हैं, उनमें हज़ारों घर बन जाते हैं और आबादी लाखों तक पहुंच जाती है, तो ये बस्तियां शहरी बस्तियां बन जाती हैं। देहात बड़े हो जाते हैं, उनमें घर ज़्यादा बन जाते हैं, मार्केटें बन जाती हैं, बाज़ार प्लाजे बन जाते हैं और घर जो है कई मंजिला बन जाते हैं, आबादी लाखों तक पहुंच जाती है। तो ये बस्तियां शहरी बस्तियां बन जाती हैं। शहरी बस्तियां बहुत बड़ी होती हैं, शहरी बस्तियों की आबादी बहुत ज़्यादा होती है। शहरी बस्तियों के रहने वालों का पेशा खदमात यानी सर्विसेज, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई पुलिस में है, कोई फ़ौज में है, ये खदमात हैं, सर्विसेज हैं। और सनत यानी उसमें सनत हरफत, कारखाने होते हैं, सनतें होती हैं। तजारत होता है, जो कि बाज़ार होते हैं, मार्केटें होती हैं, तो लोग तजारत करते हैं। फिर मुलाजमत यानी नौकरी करते हैं, किसी के मुलाजम होते हैं, तनख्वाह पर काम करते हैं। देहातों में तो लोगों का अपना काम होता है, ख़ास पेशे होते हैं, ज़राअत से उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ होता है। लेकिन शहरों में मुख्तलिफ़ पेशे होते हैं, इसमें खदमात भी होती हैं, सनत भी होती है, तजारत और मुलाजमत भी होती है, तो लोग मुख्तलिफ़ पेशों से मुंसलिक होते हैं। शहरी बस्ती में तालीमी, तिब्बी यानी मेडिकल और दीगर सहूलियात ज़्यादा होती हैं। शहरों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा होते हैं और खेल के मैदान और ज़राए आमदोरफ्त और दीगर सहूलियात जो हैं वो बेहतर होती हैं। शहरी बस्तियों में इमारतें बड़ी और कई मंजिला होती हैं। गाँव में आम तौर पर, देहातों में आम तौर पर जो इमारतें होती हैं वो एक ही मंजिला होती हैं और घर ज़्यादा कोई बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। लेकिन शहरों में जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो बड़ी होती हैं, कई कई मंजिला होती हैं, प्लाजे होते हैं और मार्केटें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। शहरी बस्तियों का माहौल आलूदा होता है। गाँव का माहौल कुदरती होता है, शहरों में चूँकि आबादी ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है, यहाँ पे धुआं और शोर और मिट्टी और दीगर जो मामलात हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं और यहाँ माहौल आलूदा होता है, पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती है। ये इस्लामाबाद का शहर है, आप देखते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। उसकी एक साइड जो है उसकी एक तस्वीर है मरगला के पहाड़ों के साथ और फैसल मस्जिद सामने नज़र आ रही है। बस्तियों की दर्जा बंदी, हायरार्की यानी दर्जा बंदी जो है, सेटलमेंट हायरार्की क्या होती है, छोटी बस्ती, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इन पे अब हम बात करते हैं दर्जा बंदी की। तो स्टूडेंट, सबसे छोटी और सबसे जो निचले दर्जे का जो
گاؤں ہوتا ہے یا بستی ہوتی ہے اسے ہیملیٹ کہتے ہیں، ذیلی گاؤں اسے کہتے ہیں، ذیلی گاؤں یا ہیملیٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ سب سے چھوٹی بستی ہوتی ہے جسے ذیلی گاؤں کہتے ہیں، ہیملیٹ کہتے ہیں۔ اس میں گھر دور دور ہوتے ہیں اور گھروں کے ارد گرد عام طور پہ کھیت ہوتے ہیں۔ اس میں دکانیں، مارکیٹیں، ڈاک خانہ، پولیس اسٹیشن، ہاسپٹلز، ڈسپنسریاں وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ایک گاؤں ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک آبادی ہوتی ہے جسے ذیلی گاؤں یا ہیملیٹ کہتے ہیں۔ اس میں چند گھر ہوتے ہیں اور یہ ایک الگ تھلگ چھوٹا گاؤں ہوتا ہے۔ یہ ایک ہیملیٹ ہے، ایک ذیلی گاؤں ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں تو چند گھر ہیں۔ یہ بھی ایک ہیملیٹ ہے، ایک چھوٹا گاؤں ہے جس میں چند گھر ہیں اور اس میں کوئی ڈاکخانہ، کوئی ڈسپنسری، کوئی ہاسپیٹل، کوئی اس طرح کے نہیں ہیں، الگ تھلگ ایک گاؤں ہے۔ اس سے بڑا جو ذیلی گاؤں یا ہیملیٹ سے جو بڑی آبادی ہوتی ہے، بستی ہوتی ہے، اسے گاؤں کہتے ہیں، ولیج کہتے ہیں۔ گاؤں ذیلی گاؤں سے بڑا ہوتا ہے، ہیملیٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس میں گھر زیادہ ہوتے ہیں، یہ گھر زرعی زمینوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اس گاؤں میں ڈاکخانہ ہو سکتا ہے، اس گاؤں میں کچھ دکانیں ہو سکتی ہیں چند ایک، اور کوئی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی سرگرمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو گھر جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، آبادی ذیلی گاؤں سے ذرا بڑی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، آبادی بہت بڑی نہیں ہوتی۔ گاؤں بھی ایک چھوٹی آبادی، ایک چھوٹی بستی ہوتی ہے، لیکن یہ ذیلی گاؤں سے یا ہیملیٹ سے بڑی ہوتی ہے۔ تیسرے درجے کی جو آبادی ہے جو گاؤں سے بھی بڑی ہوتی ہے وہ ہے قصبہ یا ٹاؤن۔ گاؤں بڑا ہو کر قصبہ بن جاتا ہے، یہ شہر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس میں گاؤں اور شہر کا ماحول ملا جلا ہوتا ہے، کچھ گاؤں والی چیزیں ہوں گی، کچھ کھیت ہوں گے، کچھ درخت ہوں گے، کچھ قدرتی ماحول ہوگا، کچھ شہری ماحول بھی ہوگا، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ اور ڈاکخانہ اور ہسپتال اور سرکاری دفاتر اور بازار وغیرہ بھی ہوں گے۔ تو یہ قصبہ یا ٹاؤن کہلاتا ہے۔ یہ گاؤں سے بڑا ہوتا ہے لیکن شہر سے چھوٹا ہوتا ہے، جیسے یہ ٹاؤن ہے۔ اس کے بعد اس سے ٹاؤن سے بھی بڑا جو آبادی ہوتی ہے اسے شہر کہتے ہیں، سٹی۔ جب کسی بستی کی آبادی بڑھ کر لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کے بازار، دفاتر، مکانات، کئی منزلہ عمارات، ٹریفک، تعلیمی ادارے، اسپتال، تھانے، کچہریاں، میدان، سڑکیں بن جاتے ہیں، تو یہ آبادی شہر کہلاتی ہے، سٹی کہلاتی ہے۔ ایک بہت بڑی آبادی ہوتی ہے اور جس میں ہزاروں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ عمارتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مکانات ہیں، مارکیٹیں ہیں، پلازے ہیں، اور آبادی ہے اور ٹرانسپورٹ ہے، اور ہر طرح کی سہولتیں جو ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے شہر۔ یہ شہر ہے، اس میں بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کی ڈرائنگ ہے جو بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ یہ بھی دو شہر ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کراچی کا ایک سائٹ ہے اور ایک اسلام آباد کی۔ یہ جب شہر بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹا شہر جب بڑا شہر بن جاتا ہے تو اسے میٹروپولیٹن شہر کہتے ہیں۔ شہر جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ تجارتی اور معاشرتی اور معاشی سرگرمیوں کے مرکز بن جاتے ہیں تو انہیں بڑے شہروں یا میٹروپولیٹن شہر کا درجہ مل جاتا ہے۔ میٹروپولیٹن شہر جو ہے وہ سٹی سے یا شہر سے بڑا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری تجارتی اور معاشی اور معاشرتی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ان شہروں کو خصوصی اہمیت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے اسلام آباد، لاہور اور کراچی پاکستان کے میٹروپولیٹن شہر ہیں۔ اس میں ظاہر ہے جیسے کراچی ہے تو وہ بندرگاہ بھی ہے، اس میں تجارتی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سارے دیگر اس میں سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد ہے تو پاکستان کا دارالحکومت ہے، جس میں بھی بہت سی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور یہ بھی میٹروپولیٹن شہر ہے۔ اسی طرح لاہور جو ہے وہ بھی میٹروپولیٹن شہر ہے۔ تو شہر جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں سیاسی اور معاشرتی اور معاشی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اسے میٹروپولیٹن شہر کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، میٹروپولیٹن سے بھی بڑا ایک بستی ہوتی ہے، اسے میگالو پولس کہتے ہیں۔ میگالو پولس کیا ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ شہر جب پھیل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک بہت ہی ہیوج قسم کا بہت ہی بڑا شہر بن جاتا ہے،
तो ये शहरों का मजमूआ मेगालोपोलिस कहलाता है। जैसे बोस्टन और वाशिंगटन जो हैं ये आपस में एक दूसरे के करीब आके मिल गए हैं, और ये शहर जो है ये मेगालोपोलिस शहर बन गया है। बोस्टन वाशिंगटन जो है वो इसी तरह कुछ अरसे के बाद हम देखेंगे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल गए हैं, और इसी तरह साथ दूसरे शहर मिलकर टक्सला है या गुजर खान ये कुछ अरसे के बाद आपस में मिल जाएंगे, और बिल्कुल ये एक बहुत ही ह्यूज किस्म की एक आबादी बन जाएगी, और ये मेगालोपोलिस शहर जो है वो बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिन चीज़ों को समझने की कोशिश की है और जिन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है उनको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए और देखिए कि क्या आपको ये सवाल समझ आ गए हैं, क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी सोचें ज़रा, बस्ती क्या होती है। ठीक है, फिर बस्ती के लिए जब जगह का इंतखाब करते हैं तो किन अवामल को मद्देनज़र रखते हैं। जी, मल्ल वकूअ और सरगर्मियों के लिहाज से बस्तियों की अक़साम कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताएं। और फिर दही बस्तियों की खसूसियात क्या होती हैं, दही बस्तियाँ क्या होती हैं और दही बस्तियों की खसूसियात क्या होती हैं। शहरी बस्तियाँ कैसी होती हैं, उनकी क्या खसूसियात होती हैं। बस्ती का मल्ल वकूअ कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, इस पर हमने बात की है। फिर ज़रा सोचिए कि आबादी के लिहाज से बस्तियों की अक़साम कौन कौन सी हैं। याद आया। जी, दही बस्तियाँ क्या होती हैं और उनकी क्या खसूसियात होती हैं, वो कैसी होती हैं बस्तियाँ, यानी उनमें क्या क्या ख़ास बातें होती हैं। दही बस्तियों की अक़साम के नाम, यानी दही बस्तियाँ जो हैं वो किस किस्म की होती हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, उनके नाम बताएंगे। और फिर दर्जा बंदी के लिहाज से बस्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी वो जो हमने देखा है कि हमलेट है, फिर गांव है, फिर उसके बाद कस्बा है, फिर शहर है, फिर मेट्रोपॉलिटन है, फिर मेगापोलिस है, मेगालोपोलिस है। तो ये इन सवालात का जवाब जो हैं वो हमने आज तलाश किए हैं। दर्जा बंदी के लिहाज से बस्तियों में फ़र्क क्या होता है, यानी सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो ये बहुत अहम आज का सबक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा, और तालीम के बारे में, सीखने के बारे में ये ख़्याल रखें कि लर्निंग इज़ नॉट लाइक बसेस दैट यू मिस्ड वन एंड स्टिल हैव अ चांस टू गेट अनदर। यू हैव टू कैच द फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड। ये जो सीखना है ना, ये बसों की तरह नहीं होता कि एक बस निकल गई तो दूसरी पे बैठ जाएं, दूसरी निकल गई तीसरी पे बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। लर्निंग एक ऐसी है कि पहली जो बस है, यानी पहली जो लर्निंग की चीज़ है, वो अगर आपने सीखी है तो फिर आप दूसरी बस में बैठ सकेंगे, वो सीखने के बाद फिर तीसरी बस में बैठ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बस को छोड़ दें, एक टॉपिक को छोड़ दें और अगला टॉपिक सीखना शुरू हो जाएं, उससे आगे सीखना हो जाए। ये मेरी सोच है। लर्निंग इज़ नॉट लाइक बसेस that you missed one and still have a chance to get another. You have to catch the first and then second and then third. ये तरतीब होती है सीखने में। अगर आपने इस तरतीब का ख्याल नहीं रखा, अगर आपने बुनियादी चीज़ें नहीं सीखी, तो आप अगली चीज़ें नहीं सीख सकते। सीढ़ियों की तरह होता है ये सीखना। पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। ये नहीं होगा कि आप पहली सीढ़ी पर कदम रखे बगैर चौथी सीढ़ी पे कदम रख लें। अगर ऐसा करेंगे तो शायद छलांग मार के कर भी लें कि लेकिन गिरेंगे आप। इसलिए सीखना जो है तरतीब से है, तरीके से है। पहले आप एक चीज़ सीखेंगे, फिर दूसरी, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। मेरी दुआ है कि आप बहुत अच्छा सीखें और बहुत कामयाब स्टूडेंट बनें, और आप इल्मी मैदान में तरक्की करें। हमारे इस मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सोचते हों, जो सीखने का शौक़ रखते हों, जो आगे बढ़ते हों और जहालत के ख़िलाफ़ जहाद के लिए तैयार हूँ। स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया
थैंक यू वेरी मच। और ये तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी बेहतरी के लिए, आपके सीखने के लिए है। सीखते रहिए और सीखने का सिलसिला जारी रखिए। उसके लिए तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल आपके साथ है, और आप आगे बढ़ते जाइए और साथ ही साथ हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। तालीम मंजिल चैनल जो है, इसे आप लाइक भी कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये इल्म का रास्ता, ये इल्म का सफ़र जारी रहे। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।